हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल जैक ऑब्जेक्टिव पे। तो आज हम लोग सर क्लास 10th का सब्जेक्ट विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हूं और उस मॉडल पेपर का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सर दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं दूंगा। ठीक है, अगर आप सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो सर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर आप कीजिए कि हाँ सर सब्जेक्टिव भी हमें चाहिए। ठीक है, तो उसका भी वीडियो सर बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, अगर आप सर 2026 में 10th का एग्जाम देने वाले हैं और वो भी अच्छे से, तो सर इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि सर ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सर इसी आधार पर आपके क्लास 10th में मेन जो एग्जाम है सर उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन है, दांत का इनेमल किससे बना होता है? जो दांत में इनेमल होता है सर वो किसका बना हुआ होता है? क्वेश्चन सॉरी, ऑप्शन है फर्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट। याद रखिएगा सर, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी सही, और वो क्या है सर? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पटाइट। याद रखिएगा, इसका एक और नाम है और हाइड्रोक्सी पटाइट के स्थान पर हो सकता है कि सर यहां पे दे दे कैल्शियम फॉस्फेट। क्या दे दे? कैल्शियम फॉस्फेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है सर। आगे चलते हैं। अगला है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडों के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। ठीक है ना। सबसे पहला चीज सर आपको मालूम होना चाहिए कि अंडे के कवच का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए CaCO3 होता है सर। ठीक, अब पूछा गया है छिलकों के साथ करके अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है, और एक गैस बनता है सर जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी कि दूध के रंग जैसा। तो इस विलयन में शामिल है, कौन शामिल होता है सर? याद रखिएगा, इस विलयन में सर HCl शामिल होता है। कौन होता है? HCl। और ये HCl अभिक्रिया करके सर बनाता CaCl2 प्लस H2O प्लस क्या होता है सर? CO2। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है सर। वो कौन है? HCl। ठीक है, आई होप सर एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। ठीक है ना, कि एक तत्व है सर, उसका नाम हमें मालूम नहीं है, और वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलनशील है। अच्छा, जो यौगिक सर बनता है उसको अगर जल में घोले सर तो वो जल में भी घुल जाता है। तो बताइए यह तत्व कौन है? कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है या लोहा है? याद रखिएगा सर ऑप्शन नंबर ए, और वो है कौन सर? कैल्शियम। क्यों है जरा देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कैल्शियम है सर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, और ये जो सर यौगिक बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका जो गलनांक होता है सर वो क्या होता है? उच्च होता है। अब यही कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सर वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को सर जल में हम घोलते हैं तो मेरे पास एक और चीज बनता है, जो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2, जो कि सर यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलकर बनता है। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो सर इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ मेरा? वो हुआ सर कैल्शियम। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास, सो देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है सर क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सर? देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? मानव पुरुषों के अंदर, खासकर सर मेल के अंदर, ठीक है ना, यौवन की आयु क्या होती है? 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10 या 10 से 12? याद रखिएगा सर यौवन का जो आयु होता है सर वो होता है 12 से 14। ठीक है, अब सर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला है 5वां नंबर। 5वां में क्या है सर? देखिएगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से, हाइड्रोजन सल्फाइड का सर सूत्र क्या होता है? तो वो होता है H2S, और साथ में सर कॉपर सल्फेट जिसका जो कलर होता है वो नीला होता है, वो होता है CuSO4। और जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं सर तो बनता है H2SO4, जिसे हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं,
और साथ में सर एक और चीज बनता है, वो होता है कॉपर सल्फाइड। और यही कॉपर सल्फाइड जो है सर वो हमारा अवक्षेप होता है। क्या होता है? अवक्षेप। और याद रखिएगा ये रिएक्शन तो यहां तक हुआ सर, अब आगे पूछा है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? याद रखिएगा कॉपर सल्फेट जो हमारा अवक्षेप यहाँ पे बन रहा है सर, इसका जो कलर होता है वो काला होता है। क्या होता है सर? तो ये काला रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है, काला। ठीक है, अब सर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, और वो है क्या? यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। अब इसका ऑप्शन सर अगले स्लाइड में है। ठीक है ना, बस क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यहां पे सर देखिए आशुद्ध जल का उबलना, दूसरा है चीनी का कार्मेलाइजेशन, या पानी में नमक का विघटन, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा सर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो कि क्या है? चीनी का कार्मेलाइजेशन। अब कार्मेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? चूंकि चीनी जो होता है सर वो ब्राउन रंग का होता है और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है, तो सर उस ब्राउन रंग को व्हाइट रंग में चेंज करने और साथ में उसका स्वाद, गंध, उनको चेंज करने के लिए सर जिस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा उसको चेंज किया जाता है उसी को हम लोग सर बोलते हैं कार्मेलाइजेशन। क्लियर है क्या? तो ये है सर ऑप्शन नंबर बी, और वो है कौन सर? चीनी का कार्मेलाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगला है फूल का मादा प्रजनन भाग कौन है? जो फूल होता है सर उसमें एक पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है, तो सर उसमें से पूछा जा रहा है कि बताइए मादा प्रजनन भाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। याद रखिएगा सर एक फूल अगर हम लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए सर ये फूल का पराग नलिका है, ठीक है, और यहां पर सर इस हिस्सा ऐसा होता है, ठीक है, एक पाइप सर यहां से जाता है और यहां पे एक बीजांड बनता है जिसमें सर अंड कोशिका होता है। याद रखिएगा इस हिस्से को बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। ये जो सर पाइप दिख रहा है नलिका, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इसके अंदर सर जो मुख्य रूप से होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या होता है सर? अंडाशय। ठीक है, और यही तीन चीज सर मिलकर जो फूल होता है यानी कि फूलों का मादा जनन भाग बनता है, जिसे हम लोग सर स्त्री केसर के भी नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या नाम से सर? तो स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा सर अच्छे से। अगला देखिए सर, अगला नंबर क्या है? 8वां नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? मानव नेत्र का जो फोकस दूरी होता है सर उसको बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? आंख का कौन सा ऐसा भाग है? ठीक है, ऑप्शन है सर सिलियरी पेशियां, कॉर्निया, पुतली या आइरिस के कारण होता है। याद रखिएगा सर ये है ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? सिलियरी पेशियां। और ये सर इसका एक और नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं सर पक्ष माभी पेशियां। क्या बोलते हैं? पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, तो सर कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो सिलियरी पेशियां बोल दे या तो फिर पक्षमाभी पेशियां। ठीक है, एक ही है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अब सर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या है? आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आप लोग सर देख रहे होंगे आकाश का जो रंग होता है वो नीला होता है, तो आखिर नीला होता है क्यों? ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है प्रकाश का फैलाव के कारण, ऑप्शन सी है प्रकाश का विवर्तन के कारण, एंड ऑप्शन नंबर सर डी को भी देखिएगा। याद रखिएगा इन तीनों में से सर कोई भी नहीं है। अपवर्तन के कारण दिखाई नहीं देता है, प्रकाश का फैलाव के कारण नहीं दिखता है, प्रकाश का विवर्तन के कारण भी नहीं दिखता है। ये दिखता है सर क्यों? क्योंकि इसमें होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है सर? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। ठीक है, आगे है सर क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? लेंस की क्षमता -4.0 डी होती है, यानी कि -4.0 डायोप्टर। D4 होता है डायोप्टर, ठीक है ना, जो कि फोकस का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहां पे लेंस की प्रकृति क्या होगी, मतलब लेंस किस प्रकार का होगा? ठीक है ना, उत्तल है, समतल है, प्लानो उत्तल है या अवतल है? याद रखिएगा सर जैसे यहां पे माइनस दिखा आपका आंसर क्या होना चाहिए? अवतल। क्या होना चाहिए? अवतल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं सर। अगला है मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे,
ठीक है ना। मटर का सर जो पौधा होता है उसमें एक ले लिए सर शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध छोटे पौधे जिसे सर छोटा टी से दिखा रहे हैं, टी के साथ संकरणित कराया जाता है। ठीक है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा, समझिएगा सर। ये F1 पीढ़ी है और F1 पीढ़ी में सर एक है शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है ना, और दूसरा है सर शुद्ध बौना पौधा। लंबे पौधे को बड़ा टीटी से दिखा रहे हैं और बौने को दिखा रहे हैं छोटा टीटी से। अब F2 पीढ़ी में सर अगर इन दोनों का संकरण हम कराएं तो याद रखिएगा इसका संकरण इसके साथ होगा तो ये बन जाएगा सर बड़ा टी और छोटा टी, और इसका संकरण अगर इसके साथ होगा तो ये भी हो जाएगा बड़ा टी और छोटा टी। तो यहां पे पूछ रहा है सर कि F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात कितना है, तो सिंपल सी बात है भाई, वो कितना हुआ, तो ये 1:1 के रूप में हुआ। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 1:1, और ये ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। ठीक है, आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, अब सर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अगला क्या है सर, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस 20 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो पहला चीज सर आपको अवतल दर्पण के बारे में मालूम होना चाहिए। ये रहा सर आपका अवतल दर्पण, ठीक है ना, इसको हम लोग किस नाम से सर, तो अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं। ये मान लीजिए यहां से यहां तक मुख्य अक्ष है, यहां इसको बोलते हैं सर ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये वाला जो हिस्सा होता है सर इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। और मान लीजिए सर कि वस्तु को कहीं हम इधर रखे हैं, ठीक है, और वस्तु को अगर हम यहां पे रखे हैं तो बोला क्या है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर के दूर पर रखी गई है। तो सर आपको पता है कि वस्तु दूरी को U से दिखाते हैं, और कभी भी सर किसी वस्तु को हमेशा कोई दर्पण हो या लेंस हो हमेशा बाईं ओर रखते हैं, और जब बाईं ओर रखते हैं सर तो उसका मान क्या में होता है, माइनस में होता है। ठीक है ना, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। इसकी फोकस दूरी मान लीजिए सर कि ये यहां से आया और यहां से सर परावर्तित होकर इस पॉइंट पे काट रही, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी के नाम से जानते हैं, और ये भी आपका क्या में होगा सर, माइनस में होगा। क्लियर है क्या, ओके। तो पूछा गया कि बताइए वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें वस्तु दूरी मालूम है, हमें फोकस दूरी मालूम है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी मालूम नहीं है। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा कि सर आपके पास एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है क्या, ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब 1/v में सर 1/v तो हमको चाहिए और 1/f ऑलरेडी है, ये 1/u प्लस में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। आई होप सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अगर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा आप लोग को, देखिएगा यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/f का मान कितना है, -25, और फिर -1/u का मान कितना है, -20। अगर इनको सर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/v बराबर -1/25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/20। ठीक है, अब 1/v बराबर 25 और 20 का एलसीएम 100 होगा सर। 25 से होता है -100 यानी कि -4 हो जाएगा, और 20 50 100 यानी कि 5 एकम 5। तो लिख देंगे सर 1/v इज इक्वल टू 5 में से 1 गया 4 और 1 प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 100। तो फाइनली सर अगर हमें लिखना होगा तो यहाँ पे v × 1 यानी कि v एंड कितना हो गया सर 100, कितना हो गया 100। ठीक है ना, अब देखिए सर यहां पे हमें आवर्धन चाहिए, हमने सर v का मान निकाल लिया। v का मान क्यों निकाला, क्योंकि सर m बराबर आपको पता है कि ये होता है -v/u। क्या होता है सर, -v/u। हालांकि यहाँ पे सर ये प्लस में आया है, ये भी चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, हालांकि डायरेक्ट लिख भी सकते हैं v/u, और m का मान, चूंकि यहाँ पे v का मान सर कितना है 100 एंड u का मान कितना है -20 यानी कि 20 25 100 यानी कि -5 होगा सर। क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। तो सर इस क्वेश्चन के लिए इतना एक्सप्लेनेशन आवश्यक था। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है। खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। दूसरा,
ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। बिल्कुल सर, तो ये दोनों के दोनों सही है और ये किस ऑप्शन में है सर? तो ए और बी दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होने वाला है। अब देखते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, दिख रहा होगा सर, आई होप आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? ठीक है ना। देखिए सर, इसका ऑप्शन है, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगला क्या है, उत्तरी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या पूर्वी ध्रुव। इस बात को सर समझिए कि यहां से अगर हम इस टाइप का परिनालिका का संरचना बनाते हैं, ठीक है ना, तो यहां पे सर इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं उत्तर, ठीक है। याद रखिएगा सर कि हमेशा यहां इस टाइप से उत्तर से दक्षिण की ओर यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जाता है। किधर सर? उत्तर से दक्षिण की ओर। और बीच में सर जो हिस्सा होता है, ठीक है ना, इसकी जो दिशा होती है वो होती है सर दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि इसका आंसर सर होने वाला है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि इसका आंसर होने वाला है उत्तरी ध्रुव। कौन सा होगा? उत्तरी ध्रुव। और ये किस ऑप्शन में है सर? ऑप्शन नंबर ए में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला सर, अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं, और वो क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यहां पे सर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है सर, ठीक है ना। ऑप्शन है V इंटू आई, तो याद रखिएगा सर विद्युत शक्ति P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, ये करेक्ट है सर, और हमें खोजना है कि कौन नहीं होता है। अगला है सर यहाँ पे आई स्क्वायर बटे आर। अगला ऑप्शन है सर V स्क्वायर बटे आर, ठीक है। और अगला है सर आई स्क्वायर बटे आर। याद रखिएगा सर यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक ये है क्योंकि ये पहला ऑप्शन, सॉरी, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन एक ही है, क्योंकि यहां भी है सर एक नहीं है, सॉरी, यहां पे है यानी कि 12 है, एक टाइप का दिख रहा है सर, इसलिए कंफ्यूज हो गए, ठीक है। यहाँ पे है 12 बटे आर एंड डी ऑप्शन में सर आई स्क्वायर बटे आर। तो याद रखिएगा ये सब के सब सही है सर, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सर जो आपका होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी गलत, ठीक है ना। कहीं भी सर 12 नहीं आता है, ठीक है। अब चलते हैं सर हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर किसमें? 16 में। बोला गया है कि जलीय द्रव, ठीक है ना, एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? हमारे आंख के अंदर सर जलीय द्रव होता है जो कि एक टाइप का आंसू भी होता है, और साथ में सर लेंस भी होता है। हमारा आंख एक टाइप का क्या है? लेंस है, ठीक है ना। तो उनके बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? मतलब काले भाग को सर हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया या पुतली? याद रखिए सर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, जो कि क्या है? पुतली है, ठीक है। आसानी सर आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब सर हम लोग चलते हैं आगे। अगला क्या है हमारा? अगला है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? मतलब सर वसा युक्त एवं खाद्य युक्त खाद्य पदार्थों को सर लंबे समय तक सही रखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या नियोन का? याद रखिएगा सर आपका ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है? तो ये है सर नाइट्रोजन। क्या है सर? नाइट्रोजन, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा सर, तो यही है आपका आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं सर, अगला क्या है? 18 नंबर। जरा देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक विद्युत जनरेटर, ठीक है, परिवर्तित करता है। जो विद्युत जनरेटर होता है सर आप लोग देखे होंगे, वो परिवर्तित करता है क्या में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। एंड लास्ट ऑप्शन जो है सर आपका वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद रखिएगा सर जो आपका जनरेटर होता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा होता है, और जब यांत्रिक ऊर्जा सर जब चलता है ना तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होने वाला है। वो कौन है सर? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को सर देखिए, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मतलब स्पष्ट रूप से अगर किसी वस्तु को सर देखना है तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?
25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर। याद रखिएगा सर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका सही है, और वो है कितना सर, 25 सेंटीमीटर। किसी भी वस्तु को सर अच्छे से देखने के लिए आपको कम से कम उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूर रखना ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग आगे। ठीक है, अगला क्या है, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कि मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान है सर, बनाती है कहां, रेटिना, कॉर्निया, पुतली, परितरिका। याद रखिएगा सर, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना के ऊपर ही बनती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। क्लियर है क्या? अब चलते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है क्या, 21 नंबर। जरा देखिए सर 21 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? भाई सबसे पहले उत्पन्न कौन हुआ, घास, सूर्य के ओस वाला पौधा, या गाय, या और भी ऑप्शन होगा? याद रखिएगा सर, इसका सबसे आसान आंसर है वो कौन है, घास, क्योंकि उत्पादक का उदाहरण घास ही है। ठीक है, आगे चलते हैं सर, अगला क्या है, अगला है पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना। ठीक है ना, किसके कारण होता है, पौधों से परिपक्व होने के बाद सर, ठीक है ना, पत्तियां भी गिरती हैं, साथ में सर उनके फल भी गिरते हैं। तो आखिर क्यों गिरते हैं, ठीक है ना, किसके कारण? ऑप्शन है सर, ऑक्सिन के कारण, साइटोकाइनिन के कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण, या जिब्रेलिन के कारण। याद रखिएगा सर, पौधों में एक और हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, एब्सिसिक अम्ल, और इस एब्सिसिक अम्ल का सर काम क्या है, तो पत्तियों को झड़ना, और साथ में सर अगर फल कोई पक जाए तो उसको भी गिरा देना, ये होता है सर एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है। मतलब सर नर्वस सिस्टम में जो भी सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन सर भेजी जाती है, ठीक है ना, उसको प्रतिक्रिया करता है, और जो प्रतिक्रिया करता है सर उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, या ग्राही। याद रखिएगा सर, ग्राही तो किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेती है, ठीक है ना, मांसपेशियां सर ट्रांसफर करने का कार्य करती है, तंत्रिकाएं तो वो आप लोग जान ही रहे हो सर, न्यूरॉन्स। तो सर जो प्रतिक्रिया देने का कार्य करता है वो कौन है, ऑप्शन नंबर ए, और वो है कौन सर, प्रभावक। कौन है सर, प्रभावक। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है कि कौन सा है। अगला सर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बोला गया है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। जो सर ओजोन परत में छेद होते जा रहा है, ठीक है ना, वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो देखो एफसीसी के कारण, सीएफसी के कारण, सीसीएफ के कारण। याद रखिएगा सर सीएफसी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये सीएफसी का मतलब क्या होता है सर? सी का मतलब होता है क्लोरो, एफ का मतलब होता है फ्लोरो, एंड फिर से सी का मतलब होता है सर कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है ना, इन्हीं के कारण सर ओजोन परत का क्षरण होते जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं सर आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? भाई जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील अगर कोई है इसमें से तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या लोहा। याद रखिएगा सर सोडियम, क्योंकि बहुत जल्द सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्या है भाई, अगला 26 होगा। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? ठीक है ना, देखिएगा सर सिंपल सी बात है, इसमें एक समूह है जो कि CHO है, और CHO जो होता है सर वो होता क्या है, एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है ना, और एल्डिहाइड में सर आपको पता है कि एल्डिहाइड में अल लगता है। क्या लगता है, अल। और चूंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो सर 3 कार्बनों का मतलब प्रोपेन, और सर इसमें अल अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस अल यानी कि प्रोपेनल। और वो सर किस ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, तो वो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, प्रोपेनल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सर, आई होप आप सभी को एकदम अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। किसमें, क्वेश्चन नंबर 27 में। जरा देखिएगा सर कि आखिर क्वेश्चन नंबर 27 में बोला क्या गया है। अभिक्रिया C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज होता है सर, ठीक है ना, प्लस O2 जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है ना, जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनता है CO2 एंड H2O लिक्विड फॉर्म में।
ये ऊर्जा की पहचान कीजिए, आखिर इसमें कौन सी ऊर्जा बन रही है, ठीक है ना, कौन सी अभिक्रिया हो रही है इसमें। सिंपल सी बात है, अपघटन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी या विस्थापन, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलता है सर, और अभिक्रिया के साथ साथ ऊर्जा जिसमें निकलता है उसे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी कि सर मेरा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है, और वो कौन है सर, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा सर एकदम अच्छे से, ठीक है ना। अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है, अगला है सर आपका, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होता है। एक न्यूरॉन जो होता है सर, ठीक है ना, उनके अंदर सूचना कैसे ट्रांसफर होती है उसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है डेंड्राइट, फिर उसके बाद कोशिका शरीर में जाती है, फिर अक्ष तंतु में जाती है, या तंत्रिका अंत में जाती है। इसी टाइप से सर बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, याद रखिएगा सर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये डेंड्राइट जो लिखा हुआ है ना सर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं सर इसको द्रुमिका। क्या बोलते हैं, द्रुमिका। एक और नाम है सर जो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कोशिका शरीर के स्थान पर, या तो आप इसको बोल सकते हैं कोशिका काय, क्या बोलेंगे, कोशिका काय, या एक और नाम है इसका तंत्रिका काय। क्या बोलते हैं, तंत्रिका काय। तो कंफ्यूज नहीं होना है सर, मतलब एक ही है, ठीक है ना। अक्ष तंतु का मतलब क्या है सर, जिसे हम लोग किस नाम से सर हम लोग जानते हैं, सॉरी, अक्ष तंतु जो होता है सर, इसे हम लोग बोलते हैं, अक्ष तंतु को बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, ठीक है, तंत्रिकाक्ष। एंड इसे सर बोलते हैं हम लोग अंतिम वाला, यानी कि तंत्रिका का अंत भाग, तंत्रिका का अंत भाग। क्लियर है क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए सर ये डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्ष तंतु और तंत्रिका अंत लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होने वाला है। अब चलते हैं सर हम लोग आगे। अगला क्या है हमारा, उसको भी सब देख लेंगे। देखो जरा 29, 3R को जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संचरण में मदद करेंगे वे हैं क्या सर। 3R का मतलब यहां पे क्या है, देखिए आर आर आर, ये तो मूवी है सर, मूवी का नाम है एस.एस. राजा मौली का फिल्म है, ठीक है ना। हालांकि उसकी बात नहीं हो रही है सर, यहां पे 3R का मतलब अलग है, ठीक है ना। वो अलग क्या है याद रखिएगा। फर्स्ट आर का मतलब होता है रिड्यूस, क्या होता है सर, रिड्यूस, जिसका मतलब होता है कम करना। क्या होता है, कम करना, ठीक है ना। एंड सेकंड का सर उसको बोलते हैं रिसाइकल। क्या बोलते हैं, रिसाइकल, ठीक है ना। और रिसाइकल का मतलब क्या होता है, रीयूज होता है, सॉरी, रीयूज। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग। क्या होता है, पुनः उपयोग। एंड एक और आर का मतलब क्या होता है सर, तो एक और का मतलब होता है रिसाइकल। क्या होता है, रिसाइकल। इसका मतलब होता है सर पुनः चक्रण। क्या बोलते हैं, पुनः चक्रण, ठीक है। तो ये सर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, जरा देखिएगा। रिड्यूस यानी कि कम करना, यहां पे है पुनर्चक्रण, पुनर्जनन, पुनः उपयोग, ये तो ऑप्शन नहीं होगा सर। ऑप्शन नंबर ख को देखते हैं, कम करना, पुनर्जनन और पुनः उपयोग, ठीक है। एंड इधर क्या है सर, कम करना, पुनः उपयोग, पुनर्वितरण, बिल्कुल नहीं सर, कम करना, पुनर्चक्रण एंड पुनः उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सर घ आपका सही होने वाला है, जो कि क्या है सर, कम करना, जिसे हम लोग रिड्यूस के नाम से जानते हैं। एंड पुनर्चक्रण इसका मतलब रिसाइकल। क्या सर, रिसाइकल। एंड पुनः उपयोग मतलब रीयूज। क्या सर, रीयूज। कोई दिक्कत, यही है और कुछ नहीं है सर, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्या है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है, किस पे, ऑक्सीजन पे, तापमान पे, द्वार कोशिकाओं में जल पे, या CO2 की सांद्रता पे। याद रखिएगा सर, ये है ऑप्शन नंबर सी आपका सही, द्वार कोशिकाओं में जल। क्योंकि अगर सर द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा अधिक होती है सर, तो आपका रंध्र जो होता है वो ओपन हो जाता है, और अगर कम मात्रा है सर तो वहां पे बंद होता है, ठीक है। आई होप सर ये
क्लास 10th का मॉडल क्वेश्चन 30 के 30 अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए सर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि सर आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल में होंगे सर उन सभी का फायदा हो जाए। और अगर आप सर इसी तरीका से मैथ और साइंस का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं तो सर कमेंट में इस चीज को जरूर लिखें। तो चलिए फिर मिलते हैं सर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।